किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो लगता है कि बस सवालों को रट लो और आगे बढ़ो। लेकिन आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हमारा विषय है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज। हाँ, और देखिए फिजिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस किताबों से रट लिया जाए। ये तो हमारे आसपास की दुनिया को समझने का, इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक नजरिया है। अगर हम इन सवालों के पीछे के विज्ञान को समझे तो ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो मैं इस डीप डाइव के नियम बता दूं। आज हमारे पास करीब 100 से ज्यादा प्रश्नों का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। मैं लाइन बाय लाइन प्रश्न संख्या और प्रश्न पढ़ूंगा और हमारी एक्सपर्ट हर प्रश्न के बाद करीब 1 सेकंड का पॉज लेकर उसका सटीक उत्तर देंगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा। मैं 1 सेकंड रुककर उत्तर दूंगी ताकि सुनने वालों को भी सोचने का थोड़ा समय मिल सके। सही। और जहां जरूरत होगी हम उस उत्तर को संक्षेप में समझेंगे भी। तो शुरू करते हैं। पहले स्लाइड पर बस इतना लिखा है, क्लास 10th बिहार बोर्ड फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये मटेरियल किसी भी परीक्षार्थी के लिए एक मास्टर की साबित होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। ये दूसरी स्लाइड है, प्रश्न 1 से 8 तक। इसमें प्रकाश और परावर्तन के नियम है। तो प्रश्न 1, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ये एक अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। प्रश्न 2, प्रकाश कैसे गमन करता है? हमेशा सीधी रेखा में। प्रश्न 3, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1 मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। हम किताबों में ये आंकड़ा पढ़ते हैं, पर असली जिंदगी में इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये इस ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है। इससे तेज कोई भी चीज सफर नहीं कर सकती। अरे वाह! अगर प्रकाश की एक किरण पृथ्वी के चक्कर लगाए तो वो 1 सेकंड में करीब 7.5 चक्कर पूरे कर लेगी। बाप रे, ये तो सच में हैरान करने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, परावर्तन के कितने नियम हैं? इसके 2 नियम हैं। प्रश्न 5, आपातन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। प्रश्न 6, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रश्न 7 और 8 लगभग एक जैसे हैं कि सीधा प्रतिबिंब कौन से दर्पण बनाते हैं? समतल और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। सही। तो अब चाहिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 3, प्रश्न 9 से 16 तक। दर्पण और लेंस पर। प्रश्न 9, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। प्रश्न 10, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रश्न 11, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा। प्रश्न 12, दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। प्रश्न 13, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। प्रश्न 14, लेंस सूत्र क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। प्रश्न 15, कार के आगरा दीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। बेट, यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मटेरियल में कार के हेडलाइट के लिए उत्तल दर्पण लिखा है, पर आमतौर पे तो हेडलाइट में प्रकाश को एक साथ आगे भेजने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है ना? हाँ, आप वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। हम स्ट्रिक्टली इस स्रोत सामग्री के आधार पर चल रहे हैं। अगर एग्जाम बोर्ड ने किसी सामग्री में यही उत्तर दिया है तो परीक्षा के नजरिए से यही लिखना सुरक्षित होता है। हम यहाँ किसी बात का पक्ष नहीं ले रहे, बस मटेरियल को रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टूडेंट्स को एग्जाम के हिसाब से ही चलना चाहिए। और प्रश्न 16, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगता है? वहां भी उत्तल दर्पण होता है। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं, स्लाइड 4, जिसमें प्रश्न 17 से 24 तक चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन पर सवाल हैं। प्रश्न 17, नई कार्तिकी परिपाटी के अनुसार बिंब की दूरी क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव। प्रश्न 18, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक या पॉजिटिव। प्रश्न 19, ऋणात्मक आवर्धन क्या दर्शाता है? कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। प्रश्न 20, दंत विशेषज्ञ यानी डेंटिस्ट
किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि डेंटिस्ट अवतल दर्पण ही क्यों चुनते हैं? असल में अवतल दर्पण एक तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है। जब उसे दांत के बहुत पास रखते हैं तो वो दांत की किसी भी बारीक कैविटी का एक बहुत बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इससे डॉक्टर को देखने में आसानी होती है। अच्छा, इसीलिए। प्रश्न 21, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। प्रश्न 22, हजामत बनाने में कौन सा दर्पण लगता है? अवतल दर्पण। प्रश्न 23, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा। प्रश्न 24, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर R/2। सही। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 5, प्रश्न 25 से 32, प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न 25, अवतल दर्पण द्वारा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। प्रश्न 26, किस दर्पण द्वारा सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल दर्पण द्वारा। प्रश्न 27, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। प्रश्न 28, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। प्रश्न 29, वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना कैसे करेंगे? वायु में चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। प्रश्न 30, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल पर क्या असर पड़ता है? अलग अलग माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रश्न 31, तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ रुककर मैं एक आम जिंदगी का उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे अगर हम पानी से भरे ग्लास में एक सिक्का डालें तो वो सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब प्रकाश पानी से हवा में आता है तो माध्यम बदलने की वजह से उसकी चाल बदल जाती है और वो मुड़ जाता है। इसी मुड़ने की प्रक्रिया को अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं और इसी वजह से तालाब कम गहरा दिखता है। क्या बात है। और प्रश्न 32, आवर्धन का SI मात्रक क्या है? ये मात्रा विहीन है, इसका कोई मात्रा नहीं होता। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 6, प्रश्न 33 से 40, लेंस और अपवर्तनांक। प्रश्न 33, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रश्न 34, अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? V/U के। प्रश्न 35, अपवर्तनांक म्यू का सूत्र क्या है? sin I/sin R। प्रश्न 36, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का, यानी डायमंड। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हीरे की जो इतनी चमक होती है, क्या उसका इस अधिक अपवर्तनांक से कोई लेना देना है? हाँ, पूरा लेना देना उसी का है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। जब प्रकाश उसके अंदर जाता है तो वो इतना ज्यादा मुड़ता है कि प्रकाश हीरे के अंदर ही फंस जाता है, बार बार अंदर ही टकराता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसीलिए हीरा इतना चमकता है। अरे वाह। प्रश्न 37, अभी सारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को। प्रश्न 38, अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। प्रश्न 39, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। प्रश्न 40, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। सही जवाब। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 7, प्रश्न 41 से 48, लेंस के व्यावहारिक उपयोग। प्रश्न 41, प्रकाश की अधिकतम चाल कहाँ होती है? निर्वात में। प्रश्न 42, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये शब्दकोश यानी डिक्शनरी पढ़ने वाली बात काफी दिलचस्प है। देखिए, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता, जिसे पावर कहते हैं, उनके बीच उल्टा संबंध होता है। फोकस दूरी जितनी कम होगी, लेंस की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए 5 सेंटीमीटर वाली कम फोकस दूरी का लेंस अक्षरों को ज्यादा बड़ा और साफ दिखाता है। हाँ, ये हमारी आंखों की काफी मदद करता है। प्रश्न 43, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? +5 डायोप्टर। प्रश्न 44, लेंस बनाने में किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता? मिट्टी का। प्रश्न 45, अपवर्तन के कितने नियम हैं?
दो नियम है। प्रश्न 46, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा। प्रश्न 47, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। प्रश्न 48, उत्तल लेंस की बनावट कैसी होती है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 8, प्रश्न 49 से 56, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। प्रश्न 49, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखें कि समान आकार का प्रतिबिंब बने? वक्रता केंद्र पर। प्रश्न 50, उत्तल लेंस में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो। प्रश्न 51, कौन सा लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। प्रश्न 52, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होता है? स्रोत में इसका उत्तर उत्तल लेंस दिया गया है। हाँ, यहाँ इस सवाल के शब्द थोड़े अजीब हैं। फोटोग्राफी का अदृश्य जैसा कुछ लिखा है स्रोत में। हाँ, कभी कभी अनुवाद या टाइपिंग में ऐसे शब्द आ जाते हैं, पर हमारा काम है कि एग्जाम के अनुसार जो उत्तर मटेरियल में है वही याद रखें। इसका जवाब उत्तल लेंस ही होगा। सही है। प्रश्न 53, प्रकाश की न्यूनतम चाल कहाँ होती है? कांच में। प्रश्न 54, अवतल दर्पण में समान साइज का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। प्रश्न 55, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 56, उत्तल लेंस में बराबर आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 9, प्रश्न 57 से 64। प्रश्न 57, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? -4 डायोप्टर। प्रश्न 58, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। प्रश्न 59, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस। प्रश्न 60, +5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 61, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? -1 डायोप्टर। देखिए, ये क्षमता निकालने वाले सवाल कितने सीधे फॉर्मूला पर आधारित हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी सी माइनस या प्लस की गलती पूरे गणित को खराब कर सकती है। सही कहा। प्रश्न 62, प्रयोगकर्ता को दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए क्या मापने की जरूरत होती है? दर्पण से पर्दे की दूरी और दर्पण से बिंब की दूरी। प्रश्न 63, जिसे प्रकाश आसानी से पार कर सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। प्रश्न 64, केवल आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? यहाँ स्रोत के अनुसार उत्तर है केवल अवतल दर्पण द्वारा। हम इसे ज्यों का त्यों याद रखने की सलाह देंगे। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 10, प्रश्न 65 से 72। प्रश्न 65, काल्पनिक प्रतिबिंब किन दर्पणों में बन सकता है? तीनों में, समतल, उत्तल और अवतल। प्रश्न 66, छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण। प्रश्न 67, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिश्ता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रश्न 68, मोटर गाड़ी के ड्राइवर के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ये वही रियर व्यू मिरर वाली बात है ना? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे पीछे का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी बड़ा फील्ड ऑफ व्यू उस छोटे से शीशे में दिख जाता है। एक साधारण सा कर्व हमारी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वाह। प्रश्न 69, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। प्रश्न 70, F बराबर R/2 किसके लिए सत्य है? दोनों के लिए, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए। प्रश्न 71, प्रकाश का अपने पूर्व पथ से विचलित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न 72, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 11, प्रश्न 73 से 80, मानव नेत्र की कार्यप्रणाली। प्रश्न 73, लंबवत पड़ने वाली किरण का क्या होता है? वो सीधी निकल जाती है। प्रश्न 74, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम क्यों मालूम पड़ती है? अपवर्तन के कारण। प्रश्न 75, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो? वो अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रश्न 76, दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/16 सेकंड। ये 1/16 सेकंड वाली बात बड़ी अजीब है।
देखिए, हमारी आंख पर जब कोई छवि पड़ती है तो वो तुरंत गायब नहीं होती। वो 1/16 सेकंड तक वहीं ठहरती है। और मुझे लगता है इसी सिद्धांत पर हमारी फिल्में और एनिमेशन काम करते हैं ना। तेज गति से तस्वीरें चलाई जाती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आंख बिल्कुल एक बेहतरीन कैमरा की तरह काम करती है। प्रश्न 77। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रश्न 78। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रश्न 79। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं। प्रश्न 80। आंख कैसा व्यवहार करती है? उत्तल लेंस की तरह। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 12। प्रश्न 81 से 88। दृष्टि दोष। प्रश्न 81। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। प्रश्न 82। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कहाँ होता है? अनंत पर। प्रश्न 83। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 84। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। प्रश्न 85। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का चश्मा लगता है? अवतल लेंस का। यहाँ स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है। नाम है निकट दृष्टि दोष, पर इसमें अवतल लेंस क्यों? हाँ, ये नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है। निकट दृष्टि का मतलब है कि निकट का साफ दिख रहा है पर दूर का नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंख का लेंस दूर की किरणों को रेटिना से पहले ही सिकोड़ देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। तो हम चश्मे में एक अवतल लेंस लगाते हैं जो किरणों को पहले थोड़ा फैला यानी डाइवर्ज कर देता है, फिर आंख उसको सही जगह रेटिना पे फोकस कर लेती है। बहुत ही सरल शब्दों में समझाया आपने। प्रश्न 86। दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन किससे होता है? उत्तल लेंस से। प्रश्न 87। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? द्विफोकसी यानी बाइफोकल लेंस। प्रश्न 83। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसे क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 13। प्रश्न 79 से 95। प्रश्न 79। न्यूनतम विचलन वाला रंग कौन सा है? लाल रंग। प्रश्न 90। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल है? 7 रंगों का। प्रश्न 91। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। प्रश्न 92। अधिकतम झुकाव वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। प्रश्न 93। प्राथमिक वर्ण कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। प्रश्न 94। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस पर मेरा एक सवाल है। अगर तारे वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं तो अंतरिक्ष यात्रियों को तारे कैसे दिखते होंगे? क्या वहां भी टिमटिमाते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी पृथ्वी पर हवा की अनगिनत परतें हैं जो लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए रोशनी मुड़ती है और तारे टिमटिमाते लगते हैं। पर अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहां रोशनी बिना मुड़े सीधी आती है और तारे बिल्कुल स्थिर चमकते हैं। क्या बात है। और प्रश्न 95। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखना किसका उदाहरण है? ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का ही नतीजा है। तो अब चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 14। प्रश्न 96 से 102। प्रश्न 96 वही तारों वाला है। प्रश्न 97। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? नीले रंग का। प्रश्न 98। सूक्ष्म कण किसका प्रकीर्णन करते हैं? नीले रंग का। प्रश्न 99। अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? लाल रंग की। यहाँ मुझे अचानक याद आया कि ट्रैफिक सिग्नल लाल क्यों होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे बड़ी होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन यानी फैलाव सबसे कम होता है, इसलिए वो धुंध या कोहरे में भी दूर से साफ दिख जाता है। प्रश्न 100। चंद्रमा से आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। प्रश्न 101। कोलाइडी विलयन में कौन सा प्रभाव दिखता है? टिंडॉल प्रभाव। प्रश्न 102। दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। तो अब चलिए हमारी आखिरी स्लाइड पर नजर डालते हैं। स्लाइड 15। प्रश्न 103 से 107। विद्युत के कुछ मूल सिद्धांत। प्रश्न 103। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। प्रश्न 104। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है?
1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। प्रश्न 105। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। एमीटर का? यहाँ अचानक से प्रकाश की बात होते होते हम बिजली यानी विद्युत पर आ गए। हाँ, यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। एक तरफ हम ब्रह्मांड के प्रकाश की बात कर रहे थे और अचानक हम एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के आवेश पर आ गए। ये दोनों ही चीजें हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं। रोजमर्रा की बिजली और रोशनी एक ही विज्ञान के दो पहलू हैं। वाह! तो इसी के साथ हमने इस मैराथन डीप डाइव को पूरा कर लिया है। हमने पूरे 107 सवालों को बिना छोड़े बहुत ही विस्तार से कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी सुन रहा है, जब वो परीक्षा में इन सवालों को देखेगा तो उसे सिर्फ आंसर याद नहीं आएंगे, बल्कि उसके पीछे का क्यों भी याद आएगा। सभी को शुभकामनाएं। परंतु जाने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। आज हमने प्रकाश, लेंस और उसकी 3 गुणा 10 की घात 8 की रफ्तार की बात की। ऐसा लगता है कि प्रकाश को कोई हरा नहीं सकता। पर जरा सोचिए उन ब्लैक होल्स के बारे में। ब्रह्मांड की ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड होता है कि ये अजेय प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं निकल पाता। जो नियम आज हमने यहां पढ़े, क्या पता वो उन अंधेरे कोनों में जाकर पूरी तरह बदल जाते हों।